मुंबई कहते हैं ये वो शहर है जहाँ पर कोई भी रात को भूखा नहीं सोता। कहते हैं मुंबई सपनों की नगरी है और वहाँ पे सपने देखने वालों के लिए हमेशा जगह होती है। वेल, जितना मैंने सुना है ये सब सच है, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो मुंबई में जाने के बाद सपने नहीं बल्कि नाइटमेयर्स देखते हैं, जो कि वहाँ पर भूख से नहीं बल्कि डर से सोते हैं। और विद्या का भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस था। विद्या भी उन्हीं लोगों में से थी जो हर सुबह लोकल ट्रेन की भीड़ में अपनी पहचान खो देती थी और हर रात एक छोटे से कमरे में लौटकर खुद को समेटने की कोशिश करती थी। विद्या 24 साल की थी, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहने वाली बिल्कुल सिंपल सी लड़की। गांव के लोग उसे पढ़ी लिखी लड़की कहते थे क्योंकि उसने बीकॉम ऑनर्स करा हुआ था और घर की हालत भी नॉर्मल थी। ना तो इतने गरीब थे कि 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो और ना ही इतने अमीर कि सब कुछ वहीं पे अफोर्ड कर सकें। जब विद्या की मुंबई में जॉब लगी तो पूरा गांव खुश था। सबको खुशी थी कि हमारे गांव से कोई लड़की इतनी दूर जा रही है, वो भी जॉब करने के लिए। बाकी लड़की तो छोड़ो, लड़कों के लिए भी विद्या इंस्पिरेशन थी। विद्या के घर वालों ने हर जगह मिठाइयाँ बंटवाई थी। सबको लग रहा था कि अब तो विद्या की लाइफ सेट है। विद्या की जॉब अंधेरी ईस्ट के MIDC एरिया में एक लॉजिस्टिक कंपनी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के तौर पे लगी थी। सैलरी थी 24,000। ऑब्वियसली जॉब की शुरुआत थी तो 24,000 अच्छी खासी सैलरी थी। ऑल्दो बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते क्योंकि सुनने में 24 अच्छा लगता है, लेकिन मुंबई जैसी जगह में 24,000 में आप सिर्फ दिन काट सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते। अब पहले 1 हफ्ते तक तो विद्या सिर्फ PG ढूंढती रही। कुछ PG ऐसे थे जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनके साथ शेयर करना पड़ता था। मतलब 6-7 लड़कियाँ हैं और उनके साथ आपको पूरा PG शेयर करना है। विद्या को रास नहीं आया। कुछ PG ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही गंदे थे, मतलब बिल्कुल ही गंदे, और पैसे वो भी अच्छे खासे ले रहे थे, तो विद्या को वर्थ इट नहीं लगे। कुछ अच्छे PGs और थोड़े बहुत फ्लैट भी थे जो कि विद्या को थोड़े समझ आ रहे थे, पसंद आ रहे थे, लेकिन उनका बजट विद्या के बजट से बहुत ऊपर जा रहा था। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते विद्या जो PG से ढूंढना शुरू करा था, 2 मिनट के लिए उसने फ्लैट भी देखना शुरू किया, लेकिन बाद में फाइनली उसको एक 1 RK मिलता है जो कि नीरल में होता है। अब ये जो नीरल इलाका है ये मुंबई से थोड़ा बाहर का इलाका है, थोड़ा आउटस्कर्ट में है। इतनी बाहर कि वहां पहुंचते पहुंचते तक तो मुंबई भी बहुत दूर लगने लगती है। वहां की लाइट्स तक नीरल से नहीं दिखती। मुंबई की लाइट्स जो बोलते हैं मुंबई मतलब रात को सोता नहीं है, ये वो, और रात को हर जगह वहां पे जगमगाहट रहती है, वो सारी लाइट्स नीरल से दिखती भी नहीं। अब ये जो बिल्डिंग थी ये पूरे 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। नीचे एक मेडिकल स्टोर था, साइड में एक वड़ा पाव का ठेला था और सामने ही आधा बना हुआ कंस्ट्रक्शन साइट था। ये 1 RK सस्ता था। बस इसी वजह से विद्या ने बिना ज्यादा सोचे ये ले लिया। अब विद्या यहाँ पर रहने लगी थी और उसका डेली का रूटीन एक काइंड ऑफ फिक्स शेड्यूल ही हो चुका था। सुबह उठती, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करती, कभी कभी बाहरी वड़ा पाव का जो ठेला था वहाँ खा लेती, ऑटो पकड़ती, ऑफिस जाती, ऑफिस में ही डिनर भी कर लेती और उसके बाद ऑटो पकड़ के वापस नीरल। अच्छा, यहाँ पे ऑटो से सीधा वो ऑफिस नहीं पहुँचती थी, बल्कि वो ऑटो से सेंट्रल लाइन पहुँचती थी, जहाँ पे लोकल पकड़कर नीरल से करजात जाती थी, करजात के फास्ट लोकल CST साइड पर, और फिर घटको पार पे उतरती थी। वहां से मेट्रो चेंज करती थी अंधेरी तक और फिर वहां से ऑफिस तक 12 मिनट पैदल चलना पड़ता था और ये रोज का लगभग 3 घंटे का ट्रेवल था। शुरू के कुछ महीने तक तो विद्या को मुंबई सपने जैसा लगा। ऑफिस के बाद मरीन ड्राइव की रील्स देखती, सैलरी आते ही माँ के अकाउंट में पैसे भेज देती और कभी कभी संडे को कहीं किसी कैफे में जाकर थोड़ा सा यहाँ वहाँ का खाना खाकर खुद को रिवॉर्ड देती। लाइफ मुश्किल थी लेकिन उसके लिए थोड़ी नॉर्मल भी थी। वो इससे भी खुश थी। वो शायद हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाली लड़की थी। मगर फिर एक रात को सब कुछ बदल गया। उस दिन ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। विद्या को लेट रुकना पड़ा। रात के 10:40 पे वो अंधेरी से निकलती है और उस रात बारिश भी हो रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और पूरी मुंबई में वही चिपचिपाहट और हवा में गीली मिट्टी की स्मेल थी। और फिर वो फाइनली 1 बजे के आसपास अपने RK में पहुंच जाती है। इस समय पर ये पूरा RK एकदम खामोश हो चुका था। जो यहाँ पे रहते थे वो सो चुके थे। इनफैक्ट वो क्या, सारे ही आसपास के एरिया भी सब सोए हुए थे। सड़कों में सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। अब वो धीरे धीरे, मैं जैसे बताया वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो दिव्या 1 फ्लोर चढ़ती है, दूसरी फ्लोर चढ़ती है और वहाँ पर ना सिर्फ एक पूरे स्टेयरकेस में एक छोटा सा बल्ब लगा होता था येलो कलर का, और वो भी काफी ज्यादा ब्लिंक करता था। अब विद्या जैसे ही चढ़ते चढ़ते ऊपर जा रही थी स्टेयरकेस से, अंधेरे में वो 2nd फ्लोर तक पहुंचती है और वहां पे देखती है तो 2nd फ्लोर की रेलिंग के पास एक औरत खड़ी होती है। वो औरत पतली सी थी। उसने सफेद कलर का सूट पहना हुआ था। उसके बाल पूरे गीले थे और हाथ में एक स्टील का डब्बा था।
विद्या पहले थोड़ी डर जाती है क्योंकि उस वक्त यूजुअली कोई भी बाहर नहीं दिखता था, पर जैसे ही वो औरत उसकी तरफ मुड़ी उसने हल्का सा स्माइल किया। अब विद्या उस औरत को देख रही है और वो औरत सीधा विद्या को देखते ही बोलती है, तुम विद्या हो ना, 402 वाली। अब यहाँ पे विद्या को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसका नाम कैसे पता। ठीक है, फ्लैट नंबर पता चल सकता है कि 402 में रह रही है, ठीक है, बट नाम कैसे पता। इससे पहले विद्या कुछ बोल पाती, वो औरत खुद ही बोल देती है कि मैं अपने पति का वेट कर रही हूँ, मैं यहीं 301 में रहती हूँ। और ये देखकर वो विद्या को स्माइल कर रही है। विद्या बहुत थकी हुई है, वैसे वो इतना बुरा ट्रैवल करके आई हुई है सब कुछ, और रात भी इतनी हो गई है, तो विद्या ज़्यादा बोलती नहीं है, बोलती है ठीक है। ये बोलकर वो ऊपर चलने लगती है। वो 2-4 सीढ़ियाँ उसने चली ही है कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है कि वो पीछे मुड़कर उस औरत को देखती है, और वो औरत अभी भी विद्या को ही देख रही है और उसके चेहरे पे अभी भी वही स्माइल है। विद्या उसे देख के कुछ बोलती नहीं, बस वापस से स्माइल बैक करती है और अब वापस अपने रूम में चली जाती है। जैसे वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है, विद्या के सर में बहुत तेज़ी से दर्द होना शुरू हो जाता है। विद्या को इतनी दर्द होती है कि वो सीधा बेड पे पड़ जाती है। ना वो चेंज करती है, ना वो चप्पल जूते कुछ भी उतारती है, सीधा बस बेड पे पड़ गई और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद के बीच में विद्या को एक अजीब सा सपना आता है। उसमें विद्या हर जगह पानी है और उसके बीचों बीच फंसी हुई है, सफोकेट हो रही है। और ये सिर्फ सपने में नहीं था, बल्कि हकीकत में भी विद्या बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कर रही थी। ना वो सांस ढंग से ले पा रही थी, ना वो खुद को हिला पा रही थी, ना ही कुछ। उस समय विद्या का मानना है कि शायद उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ था। जब विद्या उठती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है और पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई होती है। विद्या का बताना था कि वो जो सपना था वो सपना कम और रियलिटी ज़्यादा लग रहा था। इस समय पर विद्या का ध्यान जाता है उसके बाथरूम में, क्योंकि वहाँ पे एक नलका था जो कि खुला हुआ था, उससे पानी गिर रहा था। विद्या जाती है बाथरूम के अंदर, उस नलके को बंद करती है और जैसे ही वापस आती है, वापस से पानी के गिरने की आवाज़ आने लगती है। वो नलका जिसे अभी अभी विद्या ने बंद करा था वो वापस से खुल गया था। विद्या वापस जाती है, नलका बंद करती है और वापस जब आए तो थोड़ी देर बाद वापस से नलके से पानी गिरना शुरू हो जाए। करीबन 2-3 बार विद्या खुद जाके बंद करती है नलके को, लेकिन फिर से सेम चीज़ होती है। विद्या को लगता है शायद नलका ढीला हो गया होगा, कुछ दिक्कत होगी, अगले दिन प्लम्बर को बुलाऊंगी, वही इसे ठीक कर पाएगा। तो अब विद्या क्या करती है कि एक कपड़े का टुकड़ा लेती है और उससे अच्छे से नलके में फिट कर देती है, टाइटली बांध देती है। अब विद्या ऑलरेडी जग चुकी थी तो उसने सोचा कि चेंज वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो आई थी तब उसने चेंज नहीं करा था, वो सीधा बेड में ही लेट गई थी। और जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसका ध्यान अपने पैर और हाथ के फिंगर्स पे जाता है, और उसके हाथ और पैर ऐसे हो चुके थे जैसे अगर आप कभी पानी लो और उसमें अपने हाथों को बहुत देर तक डुबा के रखो तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, सेम वैसे ही विद्या की हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां हो चुकी थी। अब विद्या को समझ नहीं आ रहा कि उसके हाथ पैर ऐसे कैसे, वो थोड़े से फूल जाते हैं, वाइट से हो जाते हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। अभी वो ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई एकदम से सट करके भागता हुआ गया। विद्या एकदम से मुड़ के पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। अब विद्या को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है तो उसे सो जाना चाहिए। ऊपर से कल संडे है तो आराम से उठेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो थकी हुई है इसलिए उसे ये सब फील हो रहा है, और स्पेशली वो सपना आया था तो उसके बाद उसे और ज़्यादा लग रहा है। एंड इसके बाद वो सोने चले जाती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है पोहे वाले की आवाज़ से। उसके एरिया में सुबह 10 बजे के अराउंड एक आदमी कांदा पोहा बेचता था और हर वीकेंड विद्या उससे कांदा पोहा खरीदती थी। वो उसकी आवाज़ सुन के जल्दी जल्दी जाती है और वहाँ से पोहा ले लेती है, और आते वक्त वापस से उसे वो लेडी मिलती है, मानो कि वो विद्या का ही वेट कर रही हो। दोनों के बीच नॉर्मल बात होती है और दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर आते वक्त विद्या अपने वीकेंड का शेड्यूल फॉलो करती है, जैसे कि घर का साफ सफाई करना, खुद की सेल्फ केयर करना एंड ऑल। विद्या ये सब कर ही रही थी कि विद्या को कॉन्स्टेंटली एक चीज फील हो रही थी, जैसे कि मानो कहीं ढेर सारे लोग कुछ बातें कर रहे हो। ऑल्दो विद्या ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि आपने ईयरफोन भी लगाए हो, गाने भी चल रहे हो, तो आपको फील होता है कि कोई आपको बुला रहा है, और वैसे ही सेम विद्या को भी फील हो रहा था। विद्या हर जगह देखती है तो कोई नहीं होता, वो तो बालकनी में भी जाकर देखती है लेकिन कोई नहीं होता, और फिर धीरे धीरे विद्या इस फीलिंग को इग्नोर कर देती है। अब काम वगैरह सब कुछ खत्म करके विद्या आराम से पोहा खाने के लिए बैठती है। अभी उसने पोहा के 1-2 बाइट ही लिए होंगे कि उसके दरवाजे पर बेल बजती है। विद्या सोचती है कि यार कौन आ गया, क्योंकि जनरली उसके वहाँ कोई आता ही नहीं था। विद्या उठती है और फिर गेट खोल कर देखती है। जब गेट खोलती है तो उसके गेट के बाहर वही औरत खड़ी होती है, उसके हाथ में एक कटोरी होती है। विद्या गेट खोलती है, उस औरत से पूछती है कि जी बताइए।
तो बोलती है कि मैं आपके लिए सब्जी बनाकर लेकर आई हूँ। अब मुझे पता है आप अकेले रहती हो और आज वैसे भी संडे था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया था, तो उसे फेंकने से अच्छा मुझे लगा कि मैं आपको दे दूँ। अब विद्या वैसे ही पोहा खाने वाली थी और उसे मुझे नहीं लगता कि सब्जी की कहीं ज़रूरत थी, बट ऑब्वियसली कोई आपके घर में आया है, कुछ आपके लिए लेकर आया, तो आप उसे ऐसे सीधा मना करके भगा नहीं देते। विद्या भी ऐसा करती है। वो उस औरत को पूछने ही वाली थी कि आप अंदर आइए बैठिए, इससे पहले ही, विद्या के पूछने से पहले ही वो औरत खुद ही अंदर आ जाती है। अब वो नॉर्मली दोनों बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। वो विद्या से पूछती है कि आप कहाँ से आई हो, आप क्या करती हो, ये वो करके, एंड देन फिर वो औरत अपने बारे में बताती है। बताते बताते वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है और थोड़ा ज़्यादा ही ओवर शेयर कर देती है। वो बताती है कि कैसे उसके इन लॉज, उसके घर वाले उसे परेशान करते हैं और जो उसका हस्बैंड है वो उससे ढंग से बात भी नहीं करता। विद्या को ये सब सुनते सुनते अजीब नहीं लगता, क्योंकि उसके गांव में भी कई ऐसे केसेस थे जहाँ पर लड़की की इन लॉज के साथ बन नहीं रही है, जहाँ पर उसके पति के साथ नहीं बन रही, तो उसने केसेस देखे हुए थे। बट फिर भी वो उस औरत की बात अच्छे से आराम से सुन रही थी और उसकी बातें सुनते सुनते विद्या को बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील होने लगी, जैसे कि मानो उसके कंधे के ऊपर कोई इंसान ही बैठ गया हो, इतनी हैवीनेस। अब कुछ देर बाद वो जो औरत होती है वो अपनी बातें बता के वहाँ से चली जाती है। विद्या भी बिना कुछ खाए पिए थोड़ी देर के लिए सोने चले जाती है और अब वापस से उसके सर में दर्द हो रहा था। वो जब सोकर उठती है तो चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसका ध्यान उस कटोरे पे पड़ता है जो वो औरत अपने साथ लाई थी। वो सोचती है कि चलो सब्जी है तो चावल वगैरह बना लूँगी और फिर वो सब्जी को साथ में खा लूँगी। अब विद्या के सामने वो कटोरी थी, उसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई थी, तो सब्जी को देखने के लिए कि आखिर सब्जी क्या है, इसके साथ क्या बनाऊँ, चावल बना लूँ या फिर रोटी बनाऊँ, ये देखने के लिए वो प्लेट को जैसे ही हटाती है, उस सब्जी को देखती है तो उसे ना इतनी घिन आती है कि सीधा उसको ऐसे सिंक की तरफ फेंक देती है, क्योंकि उस कटोरी के अंदर कॉकरोचेस ही कॉकरोचेस थे। मतलब थोड़ी बहुत सब्जी होगी लेकिन पूरे कॉकरोचेस यहाँ वहाँ चल रहे थे। और एक चीज़ समझ नहीं आई कि उस बंद कटोरी में, क्योंकि ऊपर प्लेट भी रखी हुई है, तो उसके अंदर कॉकरोचेस कैसे आ सकते हैं। अब विद्या पूरी तरीके से डरी हुई है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये क्या था, ये इतने सारे और कुछ कॉकरोच तो भाई किचन में फैल गया, तो उसे घिन भी आ रही है, डर भी लग रहा है, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। और ये सब जब विद्या के दिमाग में चल रहा था तभी उसे बाथरूम से टैप ऑन होने की आवाज़ आती है। पानी नीचे गिर रहा है और काफ़ी फोर्स के साथ गिर रहा है। विद्या का पूरा ध्यान इस साइड से सीधा बाथरूम की तरफ जाता है। वो सोचती है कि जाके पहले पानी बंद करती हूँ, एक तो पता नहीं है नल का ख़राब हुआ पड़ा है। और जैसे ही वो बाथरूम की तरफ गुस्से में जा रही है, नल का एकदम से बंद हो गया। अब विद्या बोलते है एकदम से बंद कैसे हो सकता है। 2 मिनट के लिए वो खड़ी हुई, सोच रही है, और फिर वापस से पानी चल जाता है। अब यहाँ पे विद्या का थोड़ा सा दिमाग घूमता है कि भाई ये क्या हो रहा है, या तो नल का खुल सकता है या तो बंद हो सकता है। ऐसा कैसे हो रहा है कि खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है, खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। तो विद्या का ना पूरा दिमाग इस समय घूम चुका था, ऊपर से कॉकरोचेस वाला पूरा सीन। विद्या थोड़ी सी धीरे धीरे करते हुए अब बाथरूम की तरफ जाती है और फिर जैसे ही वो बाथरूम के अंदर झांकती है, विद्या की तो मानो पूरी हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि विद्या ने जो देखा होता है उस पर विश्वास करना तो छोड़ो, मतलब वो इतना डरावना और इतना अजीब सा सीन होता है कि उसके पूरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। वो पूरी, उसका खून ठंडा हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उस बाथरूम के नलके से जो पानी गिर रहा होता है, उस पानी से एक औरत अपने पैर धो रही होती है। और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही औरत होती है, रूम नंबर 301 वाली, वही औरत जो कुछ समय पहले विद्या के साथ बैठी हुई थी और फिर रूम छोड़कर चली गई थी। विद्या ने खुद अपने गेट की कुंडी लगाई थी और अब वो औरत विद्या के बाथरूम के अंदर थी। विद्या डरते हुए थोड़े गुस्से में पूछती है कि आप अंदर कैसे आए। वो औरत विद्या को देखकर हंसते हुए कहती है कि अरे वो मैं टेरेस से नीचे आ रही थी तो आपका गेट खुला देखा, तो मुझे लगा कोई और ना घुस जाए, इसलिए मैं आपको बताने के लिए अंदर आई थी। अब मेरे पैर थोड़े गंदे थे तो मैं ऐसे आती तो आपका पूरा बरामदा, पूरा ये फ्लोर गंदा हो जाता, तो इसलिए मैं फिर बाथरूम में आकर पहले पैर साफ कर रही थी। विद्या ने गेट की तरफ देखा तो गेट सच में खुला था। वो याद करने की कोशिश कर रही है कि भाई मैंने गेट कब खोला, मैंने बंद करा था वो तो मुझे याद है, लेकिन मैंने कब खोला। खैर वो औरत अपने पैर वैर धो के जाने लगती है और बोलती है कि गेट को अच्छे से बंद कर लिया करो, कोई भी आ सकता है। और फिर विद्या को लगता है कि शायद मैंने जल्दबाजी में गेट को ढंग से बंद ना करा हो तो खुल गया हो। इसके बाद वो अपना सारा काम वाम निपटा कर अपने रूम में चली जाती है। अब विद्या रूम में जाकर भी थोड़ा सा काम वाम कर ही रही होती है कि तभी उसको एक आवाज़ आती है। दरअसल विद्या का बेड काफ़ी पुराना था, उस पर अगर आप बैठोगे या लेटोगे तो थोड़ी सी आवाज़ आती थी बेड के ऐसे नीचे झुकने की, ऐसे ट्रक सी करके, है ना। तो विद्या तो अभी खड़ी है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन सेम आवाज़ जैसे कि वो बेड से आती थी
वैसी आवाज़ आती है। तो जब वो बेड की तरफ देखती है और अपने गद्दे को ध्यान से देखती है तो गद्दा ना ऐसे नीचे की तरफ धंसा हुआ था, जैसे कि मानो कोई इनविजिबल प्रेशर उस गद्दे के ऊपर पड़ रहा हो। अब विद्या ये देखते ही एकदम से हड़बड़ा के उठ जाती है। उठने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। उसे उस वक्त तक ऐसा कुछ पैरानॉर्मल जैसा नहीं लग रहा था। विद्या का दिमाग उस साइड नहीं जा रहा था, बस उसे ऐसा लग रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ये जो भी हो रहा है बड़ा अजीब हो रहा है। तो विद्या सोचती है कि ठीक है, मैं अब थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ, थोड़ी फ्रेश हवा, वैसे भी छुट्टी है तो थोड़े बाहर के नज़ारे लेती हूँ। और वो अपना सारा काम वाम छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। अब ऐसे ही बाहर घूमते घूमते रात के 8 बज जाते हैं। अब रात के 8 बज चुके हैं। अब इस बिल्डिंग में ना इस समय भी थोड़े डिम लाइट ही थी, मतलब इतनी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी। अब विद्या धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। पहला फ्लोर आता है और दूसरा आने ही वाला होता है। तब उसके दिमाग में आता है कि वो जो औरत है वो कितनी बार मेरे फ्लैट में आई है, मुझसे मिलने आई है, मुझसे इतनी सब बातें शेयर करी उसने, तो क्यों ना मैं भी एक बार हाय हेलो बोल दूँ। अब वो सोच रही है कि ठीक है, जब मैं ऊपर जाऊँगी तो एक बार उनसे भी मिल लूँगी। तो तब उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि यार उस औरत का वो कटोरी तो अभी भी मेरे पास है, तो ऐसा करती हूँ रात को कुछ अच्छा बनाऊंगी और थोड़ा सा उस कटोरी में देने के बहाने ही आ जाऊंगी, मतलब कटोरी भी दे दूंगी और उनसे मिल भी लूंगी। ठीक है, अब ये सोच के वो अपने फ्लोर की तरफ ही जा रही है कि तभी उसे वापस से औरत टकरा जाती है। और इस बार भी सेम, विद्या को ऐसा लगता है कि मानो वो औरत विद्या का वेट कर रही हो। अब वो औरत ऐसे एकदम शांति से उसे देखते हुए बोलती है, तो मुझे ही याद कर रही थी ना। तो विद्या सोचती है कि शायद मैं ऐसे जब सोच रही थी कि मैं इससे मिलती हूँ और जाती हूँ तो मैं इसकी गेट की तरफ देख रही होंगी, तो इसे ऐसा लग गया होगा। तो विद्या बोलती है कि हाँ, मैं ऐसे ही ऊपर आ रही थी तो मैंने सोचा आपको थोड़ा हाय हेलो बोल दूँ। जिसके बाद फिर ये दोनों थोड़ी बात करते हैं और फिर विद्या और ये औरत जो होती है अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो अब विद्या ऊपर जाती है, वो डिनर बनाती है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही करती है। थोड़ी सी सब्जी उस कटोरी में रखकर गेट के बाहर खड़ी हो जाती है, उस औरत के गेट के बाहर। और फिर बेल बजाती है। जब बेल बजाती है तो एक बूढ़ी दादी होती है जो कि गेट खोलती है। बूढ़ी दादी कंफ्यूजन के साथ विद्या को देखते हुए कहते हैं कि बेटा किसी से मिलना है क्या। तो विद्या को रियलाइज होता है कि शिट, मैंने तो उस औरत का नाम ही नहीं पूछा। तो ऐसे बोलती है कि आजी दीदी को बुला दो, उनसे मिलना था। तो बूढ़ी औरत एकदम हैरान होकर कहती है कि कौन सी दीदी। अब विद्या क्या करती है ना, थोड़ा जोर से बोलने लगती है ताकि वो जो औरत थी वो अगर अंदर होगी तो विद्या की बातें सुन के बाहर आ जाएगी। तो विद्या ऐसे बोल रही है कि हाँ जी, यहाँ पे रहती थी ना, वो मेरे साथ मिली भी थी, उन्होंने मुझे कटोरी दी थी तो मैं वही लौटाने आई थी। अब ये बोलते बोलते वो अंदर भी देख रही है कि कहाँ है वो औरत। और तब देखते देखते उसकी नज़र जाती है दीवार पर। दीवार पर एक फोटो फ्रेम लगी थी, जिसे देखते ही विद्या के हाथ में जो कटोरी थी वो एकदम छूट जाती है और कटोरी नीचे गिरी है, सब्जी फ्लोर पे बिखर चुकी है। और विद्या हकलाते हुए पूछ रही है कि आजी इनकी फ़ोटो पे माला क्यों है। और तब वो बूढ़ी दादी फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ बेटा, ये मेरी बहू थी जिसकी 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। और जैसे ही दादी ये बोलती है, विद्या उसी समय अचानक से बेहोश हो जाती है। वो दादी जल्दी से अपने बेटे को बुलाकर लाती है और उसकी मदद से विद्या को अंदर ले जाकर बिठाती है। थोड़ा उस पर पानी छिड़कती है और फिर कुछ मिनट्स बाद विद्या को थोड़ा सा होश आता है, जिस पर विद्या रोते हुए, लिटरली रोते हुए वो पूरी शिवर कर रही होती है, कांप रही होती है और पूछती है कि इनकी मौत कैसे हुई थी। विद्या के पूछते ही वो जो आंटी होती है वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहती है कि इसने खुद की जान ले ली थी। तो विद्या बोलती है कि क्या मतलब खुद की जान क्यों ली थी, क्या कोई रीज़न नहीं बताया था। औरत का नाम सविता था। जो सविता के बारे में इतना पूछ रही है, आखिर इसका क्या लेना देना। तो जो आदमी होता है वो बोलता है कि आप सविता को कैसे जानते हो। जिस पे विद्या कुछ नहीं बताती, बोलती है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और वो जा रही है और ये लोग उसे रोक रहे हैं कि नहीं आप बैठो, आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप हमें बताओ आप सविता को कैसे जानते हो। एकदम से आके आप सविता के बारे में पूछो क्या हुआ। लेकिन विद्या कुछ नहीं बोलती। वो इनसे कैसे तो हाथ छुड़ा के वापस अपने रूम में आ जाती है। रूम का दरवाज़ा बंद करती है और उसके दिमाग में यही सब घूम रहा है कि कैसे एक औरत उससे मिल रही थी, हर टाइम उसे दिख रही थी और वो औरत जिंदा ही नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये समझना है कि विद्या एक गांव से बिलोंग करती है और गांव में भूत प्रेत इन सब की कहानियाँ थोड़ी सी आम बात होती है। तो ऐसे नहीं था कि विद्या का बिल्कुल दिमाग घूम चुका था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया ये वो, क्योंकि गाँव में भी कुछ ऐसे किस्से होते हैं जहाँ पे अचानक से किसी की मौत हुई हो और किसी तीसरे इंसान को पता ना हो कि इसकी मौत हो गई है, तो कई बार उसको वो मरा हुआ इंसान ही दिख जाता है। कहते हैं ना कि मरने के कुछ दिन तक आत्मा आपके आसपास घूमती रहती है, उस घर के उस एरिया में घूमती रहती है। तो ऐसे मरे हुए इंसान भी गांव में लोगों को दिखे हैं। तो विद्या ने कहानियाँ सुनी है, बट यहाँ पे जो मरा हुआ इंसान है वो 2 साल पहले मरा था और विद्या को अच्छे से मिल रहा है, उसके यहाँ आ रहा है, खाना लेकर आ रहा है, उससे बातें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल भी है चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि ओके ऐसा हो सकता है। विद्या इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या भूत है। तो
क्या है ये सब सोचते सोचते उसका सर फटने लग रहा था। और यही सब सोचते सोचते विद्या कब अपने बेड में सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता, उसकी आंख लग जाती है। थोड़े समय बाद विद्या को एक सपना आता है। सपने में विद्या एक जगह खड़ी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई है। विद्या उस भीड़ को चीरते हुए आगे जा रही है तो आगे देखती है कि एक कुआं है और कुएं में से किसी की लाश निकाली जा रही है। और जब वो लाश ऊपर आती है तो वो देखती है कि वो विद्या की लाश होती है। विद्या पूरी तरीके से भीगी हुई, उसके बाल भीगे पड़े हैं, वो पूरी सूख चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि पानी में आप अपनी फिंगर रखो तो कैसी हो जाती है, वैसे उसकी पूरी बॉडी हो चुकी है। और ये सब हो रहा है और वहाँ पे विद्या नोटिस करती है कि वो जो सविता है उसकी आंखें अभी भी खुली है और वो काइंड ऑफ विद्या को ही देख रही है। और विद्या देखते ही इतना ज़्यादा डर जाती है कि अचानक से वो चिल्लाते हुए उठ जाती है। और अब वो वापस से रियलिटी में, सपना टूट चुका है, वो अपने बेड के ऊपर बैठी हुई है। और विद्या को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो भी पूरी भीगी हुई है। शायद पसीने की वजह से थी लेकिन वो पूरी भीगी हुई थी। और इस पॉइंट पर विद्या को किसी की सिसकियों की आवाज़ें आने लग जाती है। विद्या को समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। वो उसे सुनते सुनते फॉलो करती है तो ये आवाज़ विद्या के रूम की बालकनी से आ रही होती है। अब विद्या डरते डरते बालकनी की तरफ बढ़ती है और गेट ना खोलकर वो खिड़की से झांकती है तो उसे अंधेरे में कोई तो एक कोने में बैठा दिखता है। तभी वो जो भी था वो विद्या की तरफ एक झटके में देखती है और वो कोई और नहीं बल्कि सविता थी। उसका चेहरा ठीक उसी तरह लग रहा था जैसे उसने सपने में देखा था, पानी की वजह से सफ़ेद हुआ और थोड़ा सा फुला हुआ। विद्या चीखते हुए अपने दरवाजे की तरफ भागती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसके दरवाजे के सामने सविता की सास खड़ी होती है। वो विद्या को अपने घर ले जाती है। विद्या बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सविता उसके पीछे क्यों पड़ी थी, जबकि उसका तो सविता से कोई मतलब ही नहीं है। और वो जो दादी होती है जो विद्या को अपने घर ले जाती है वो पहले तो विद्या को पानी वानी पिलाती है और फिर बताती है कि सविता को एक्चुअली बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ थी और उन्हीं गलतफहमी का वो इस कदर शिकार हो चुकी थी कि उसने अपनी जान ले ली। अब सविता पूछ रही है रोते हुए कि मुझे क्यों उसने पकड़ा है, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर दादी बताती है कि दरअसल सविता की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो उसी फ्लैट में रहती थी और विद्या ये दूसरी लड़की है जिसको सविता दिख रही है। पहली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसे विद्या की आत्मा दिखती थी। विद्या जब भी सैड होती थी, जब भी उसे कुछ लगता था, गलतफहमी का शिकार होती थी, वो अपनी बातें बताने के लिए, अपना दुखड़ा रोने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले फ्लैट में जाती थी अपने दोस्त के पास। और जब सविता की मौत हो गई उसके बाद भी उसके दोस्त के वो फ्लैट में अक्सर गेट में कभी बेल बज जाती थी, कभी कोई नॉक करता था, कभी कभी आवाज़ सुनाई देती थी कि मैं परेशान हूँ ऐसे करते हुए। और इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान आकर जो सविता की वो बेस्ट फ्रेंड थी उसने उस फ्लैट को छोड़ दिया था और अब उसी फ्लैट में रहने आई थी विद्या। और शायद यही एक कारण था जिसकी वजह से विद्या को वो औरत दिखती थी, उसके फ्लैट में आती थी और कभी कभी तो अपना दुखड़ा ओवर शेयर भी करती थी और फिर उससे बात भी करती थी, उससे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करती थी और सब कुछ वो चीज़ करती थी जो जब सविता जिंदा थी तो अपने दोस्त के साथ करती थी। और ये सुनने के बाद तो विद्या की हिम्मत नहीं हो रही कि वो अब ऊपर वाले फ्लैट में जाए, वो भी इतनी रात को। तो वो क्या करती है, वो दादी के ही घर में सो जाती है और फिर जब सुबह होती है तो सीधा अपने गांव निकल जाती है। कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टियां ले लेती है, गांव में जाकर ये सारी चीज़ें बताती है तो वहाँ पे थोड़ा झाड़ फूँक करवाया जाता है, जिसके बाद ये बोल दिया जाता है कि तुमसे कोई भी चीज़ अटैच नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो जो भी चीज़ थी उस आर के तक ही थी, तुम तक कोई चीज़ नहीं आई है। इसके बाद अब विद्या नई जगह शिफ्ट कर गई है, थोड़ा से पैसे ज़्यादा देने पड़े लेकिन एटलीस्ट उसकी ज़िंदगी में शांति है। और जहाँ वो शिफ्ट हुई है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं। तो होता है ना, कभी कभी खाली इलाके में आपको ज़्यादा डर लगता है और कभी कभी बहुत सारे लोग आपके आसपास हों तो अगर कभी ऐसी चीज़ घटित भी हो जाए ना आपके साथ तो आपको इतना डर नहीं लगता। आप शायद दोस्तों के साथ हंसी मजाक में उड़ा दो कि हाँ यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो था भाई, कोई तो दिखता है ना ऐसे ऐसे करते हुए। तो वैसे ही अब सेम विद्या के साथ होता है, वो अपने दोस्तों के साथ ही रहती है और आज के टाइम में वो ये चीज़ों को लाइटली बता रही है लेकिन उस समय पर जो उस पर बीती थी वो सिर्फ वही जानती है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये थी विद्या की कहानी, ये थी सविता की कहानी। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई हो। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।